शांति क्यों कराई जाती है कि अब मैंने इस धरती पर घर बना लिया वास्तु को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है वास्तु में, तो वो मुझे इम्पैक्ट ना करे। कि टेम्पल्स मतलब मंदिर बना रहे हो तुम अपने घर में, तो वो बनाने के लिए कौन सी दिशा एकदम परफेक्ट है? तो इंस्टेबिलिटी क्या होती है कि एक चीज से शुरू होती है और वो हर चीज को अफेक्ट करने लग जाती है। दरवाजे पे खड़ा करके आप अंदर जाते हैं, आप देखते हैं ईस्ट में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि घर ईस्ट फेसिंग है, और कई लोग ऐसे घर ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट समझ के। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु सपोर्ट नहीं करता, अगर सही तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली करता है वो सब। सो वास्तु शास्त्र, शास्त्र मतलब साइंस, सो ऐसा कुछ रूल बुक या कुछ है कि जो रेफर करना चाहिए वास्तु शास्त्र में? So welcome to the real estate show with Abhishek. Hi, this is Abhishek. So today I have with me Neha Jain, a well-known वास्तु consultant. और रियल एस्टेट हमेशा से या हाल ही में से ऐसा भी कह सकते हैं कि एक चीज के वजह से हो ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हो सकता. So that is वास्तु शास्त्र. So let's dive deep into वास्तु शास्त्र. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much. And आप थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए ऑफ यू, वास्तु शास्त्र के बाद में तो बाद में बात कर लेंगे. थैंक यू अभिषेक. सो आई एम नेहा जैन और आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट. मैं लगभग 12-13 सालों से वास्तु कर रही हूँ और पहले टीचिंग में थी. वाह. बट किसी के थ्रू, एक रिलेटिव के थ्रू वास्तु की जानकारी मिली और वीकेंड्स फ्री होते थे तो वीकेंड्स पे कोर्स कर लिया वास्तु का. एंड देन पढ़ा तो इंटरेस्ट आया, फिर काम करना शुरू किया, एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस हियर आई एम टुडे. वास्तु मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जर्नी है ये एक, और लगातार हम सीखते ही रहते हैं इसमें. तो बहुत सारे कोर्सेज किए हैं वास्तु में मैंने. भारतीय विद्या भवन से वास्तु प्रभाकर किया है, स्वर विज्ञान किया है, हैदराबाद से एनर्जी वास्तु किया है, तो न्यूमरोलॉजी करी है, टैरो किया है, तो काफी कुछ किया है. बाप रे. और सारी चीजों ये तो हैवी हो गया मैम एकदम ये सब करके. नहीं, सारी चीजों को यूज कर रहे हैं ताकि एक होलिस्टिकली लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट दे सके. राइट. मतलब जो करना है वो प्रॉपर करना है. प्रॉपर करना है. सो वास्तु शास्त्र, शास्त्र मतलब साइंस, सो ऐसा कुछ रूल बुक या कुछ है कि जो रेफर करना चाहिए वास्तु शास्त्र में? तो बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं. जब हम वास्तु पढ़ते हैं तो हमें उनके बारे में बताया जाता है. मानसार है, मैमतम है, विश्वकर्म प्रकाश है. तो ये वास्तु की कुछ ऐसी बुक्स हैं जो वास्तु का आधार हैं. तो जिन्होंने भी वास्तु पढ़ना या करना शुरू किया है वो इन किताबों से ही शुरू किया है. तो रूल बुक हम विश्वकर्म प्रकाश को बहुत फॉलो करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो वास्तु की रूल बुक है. या और विश्वकर्मा प्रकाश जो आप कह रहे हैं तो वो इट इज समथिंग रिलेटेड टू मशीन्स एंड सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. विश्वकर्म प्रकाश बेसिकली आर्किटेक्चर पे है कि वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग डिजाइन्स कैसे करने चाहिए. उस पे आधारित एक शास्त्र है ये. क्योंकि वास्तु बहुत पुराने जमाने के आर्किटेक्चर, एक्चुअली वास्तु क्या है, वास्तु इज आर्किटेक्चर. आप वास्तु बोल लीजिए या उसको आर्किटेक्चर बोल लीजिए, वो सेम टर्म है. लेकिन पुराने जमाने में क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, तब लाइट नहीं थी, एयर कंडीशनिंग नहीं थी, तो जो कंस्ट्रक्शंस करते थे वो हम सोचते थे कि हर तरह से नेचर में एक जो नेचुरल एनर्जीज है उनको यूज करके कंस्ट्रक्शन करें ताकि गर्मियों में आपका घर ठंडा भी रहे. ठीक है, प्रॉपर धूप भी आ सके सर्दियों में. जब राजा महाराजा के पैलेसेस बना करते थे तो उनको सेफ्टी भी चाहिए वहां पर. ठीक है, अगर आप खाना बना रहे हैं और वहां पे खाना बनाने लगे जहां पे हवा बहुत ज्यादा चलती है तो आप कुकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गैसेस नहीं हुआ करती थी तब. तो ये सारा नेचर के एलिमेंट्स को यूज करके और अपना साइंस अप्लाई करके उस समय की जो विद्या थी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया. इसी को बोला गया वास्तुशास्त्र. और आज हम इसी को मॉडर्न लिविंग में उतारते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स में रहने लग गए हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं. और हर कोई आप देखिए जो स्ट्रेस्ड है वो नेचर की तरफ ही भागता है. लास्ट में छुट्टियों में हम रिजॉर्ट जाना चाहते हैं. हम आयुर्वेदिक वेलनेस रिट्रीट्स में भाग रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे हर कोई चाहता वही सुकून है, पर अपने घर में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा. तो यहाँ पे वास्तु हेल्प करता है. ओके. एंड कमिंग टू द पॉइंट, आपने एक बात की एलिमेंट. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वास्तु? जैसे वो क्या सारी चीजें हैं जिनके ऊपर वास्तु निर्भर करता है?
तो 5 एलिमेंट्स है वास्तु के, जिन्हें हम पंच महाभूत बोलते हैं। ये वास्तु के नहीं है एक्चुअली, जितने भी आप होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स को देखेंगे, कई सारे लोग 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा अग्नि है, वायु है, धरती है, आकाश है, जल है। तो ये 5 तत्व हैं जिनसे कि पूरी सृष्टि बनी हुई है बेसिकली। तो यहाँ पे हम ये ऐसा नहीं है कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ वास्तु का ही आधार है, ये बहुत सारी चीजों का, हमारी लाइफ का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। इन्हीं पे वास्तु बेस्ड है। हर एक दिशा का अपना एक एलिमेंट है, हर एक दिशा की अपनी एक एनर्जी है। जब हम उस एनर्जी को अपनी डे टू डे एक्टिविटी में सही तरीके से यूज करते हैं तो हम प्रॉस्पर करते हैं लाइफ में, या प्रॉस्पर भी नहीं कहूंगी, हम इमोशनली मेंटली ज्यादा फिट रहते हैं, ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। तो वहां पे वास्तु बहुत हेल्प करता है। तो जब वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं हम टोटली, तो 2 चीजें होती हैं कि वास्तुशास्त्र ज्यादा साइंस बेस्ड है या ज्यादा बिलीफ सिस्टम बेस्ड है, कि लोगों के मन में श्रद्धा है वास्तुशास्त्र के लिए। तो आपके हिसाब से क्या ज्यादा है वो? मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो एक वास्तु एक बिलीफ सिस्टम की तरह आया था, लेकिन अब वो एक साइंस का रूप ले रहा है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है। अब ऐसा नहीं है कि लोग भी ज्यादा अवेयर हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ भी बोल दिया और वो उस चीज को मान लिया। तो वो लोग भी जो है दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, वो आपसे आधार पूछते हैं, वो आपसे लॉजिक पूछते हैं, विच इज गुड। अगर आप किसी भी चीज को समझ के करते हैं तो आपका कन्विक्शन उस चीज पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, बन जाता है। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि ये, अगर मैं कह रही हूँ किसी क्लाइंट को कि ये वास्तु दोष है तो क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये बता के चले जाएंगे कि ये दोष है, वो शायद इस चीज को उतना सीरियसली ना ले, लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि ये क्यों है या ऐसा क्यों कहा जा रहा है और वो उसके लॉजिक को समझेंगे, तब वो उस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में। वास्तु साइंस ही है और ज्यादा कुछ नहीं है, आर्किटेक्चर ही है। हम इसको आजकल इतना ज्यादा हमने इतना ज्यादा इस चीज को एग्जैजरेट कर दिया है कि लोग डरने लग गए हैं, बहुत ज्यादा इसके अराउंड मिथ्स बहुत ज्यादा फैलने लग गए हैं। लेकिन पहले अगर मैं कई साल पुरानी बात करती तो मैं वास्तु को यही बोलती कि मुझे एक घर बनाना है, मुझे एक वास्तु शास्त्री से मिलवा दीजिए। क्योंकि जैसे मैं आज बोलती हूँ मुझे एक घर बनाना है तो मैं एक आर्किटेक्ट हायर करूंगी। तो वास्तु वही विद्या है। पहले समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो नेचर की हर एक चीज को यूज करके घर ऐसे डिजाइन करते थे कि घर ठंडा भी रहता था, खाना भी बनता था। खाने का सामान जहाँ रखते थे वो फ्रिज नहीं था तब, लेकिन सब्जियां खराब नहीं होती थी काफी समय तक। तो उन्होंने नेचर की एनर्जी को समझा। और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं तो नेचर को दूर कर रहे हैं। और वास्तु से यही एक कोशिश है कि आप कितना नेचर या कॉस्मिक एनर्जीज को कितना आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। ओके। और जैसे अभी मॉडर्न डे लिविंग में आ जाते हैं तो उसमें जब वास्तु का रोल है तो मुझे एक ऐसा पॉइंटर बोल दीजिए कि इस पे नेगोशिएट ही नहीं करना चाहिए वास्तु में। एक ही बताना है? हाँ बस मतलब जो ज्यादा है वो तो विल टॉक इनटू द नेक्स्ट थिंग, लेकिन एक ऐसा कि वो इम्पोर्टेंट ही है। साउथ वेस्ट का डोर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ओके। नैऋत्य में दरवाजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है ये। नॉन नेगोशिएबल। उससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगा अगर हो तो? इंस्टेबिलिटी। अब कई लोगों ने ये सुना भी होगा, बहुत सारे आजकल इसके अराउंड बहुत रील्स आ रहे हैं जिसमें सबको पता है कि साउथ वेस्ट का दरवाजा नहीं होना चाहिए। पर क्यों नहीं होना चाहिए? मेन एंट्रेंस मतलब मेन एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि साउथ वेस्ट होता है अर्थ एलिमेंट। ओके। तो जैसे हमने बात करी अभी एलिमेंट्स की, तो जितनी भी दिशाएं हैं वास्तु में, सब दिशा का एक एक एलिमेंट है अपना। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण का एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। ठीक है। अर्थ यानी धरती। अब अर्थ का क्या काम है? हर किसी को बांध के रखना। ठीक है। आप जितना अर्थ को लूज करोगे उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या आप ढीली मिट्टी में घर बना सकते हैं? नहीं। आपको नींव स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्या आप रेत में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स उगा सकते हैं? नहीं कर सकते। जितनी पोरस होगी मिट्टी उतना स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। करेक्ट। अब अगर आपने नैऋत्य कोण में दरवाजा बना दिया, यानी आपने वहां पर एक ओपनिंग क्रिएट कर दी, यानी आपने अर्थ एलिमेंट को क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो अगर अर्थ लूज हो गया तो घर की स्टेबिलिटी चली गई। तो स्टेबिलिटी चली गई। अब लोग मुझसे पूछते हैं मैम किस चीज में स्टेबिलिटी जाएगी? तो मैं कहती हूँ स्टेबिलिटी मतलब हर चीज हो गई ना, सब में गई, सब चीज में गई। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं। अब ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी कि भाई अगर साउथ वेस्ट का घर है तो सभी कुछ चला जाएगा, लेकिन ये सब क्या होता है? इंटरलिंक्ड होता है। मान लीजिए कि आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा था,
आप एक नैऋत्य कोण के दरवाजे वाले घर में चले गए, वहां जाके आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर रहा है, उसकी वजह से घर में स्ट्रेस डेवलप होगा। जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो आपसी रिलेशंस में झगड़े ज्यादा होने लग जाएंगे। जब झगड़े ज्यादा होने लग जाएंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, एंग्जाइटी डेवलप होगी, घर का माहौल, पूरा एनवायरनमेंट खराब होगा। तो एक चीज ने दूसरी चीज को जोड़ा, ये चेन ऑफ रिएक्शन है। राइट। तो इंस्टेबिलिटी क्या होती है कि एक चीज से शुरू होती है और वो हर चीज को अफेक्ट करने लग जाती है। तो जैसे ही आपने मिट्टी को ढीला कर दिया, ये सिंपल सा लॉजिक है, तो आपको स्टेबिलिटी फील होगी ही नहीं वहां पर। ओके, तो मतलब साउथ वेस्ट में मेन डोर नहीं होना चाहिए। सो वास्तुशास्त्र इज ऑल अबाउट दोज 5 एलिमेंट्स एंड द एनर्जीज अराउंड इट। ओके, तो अभी बिल्डर लॉबी, मतलब मेरे बारे में ही बात करता हूँ थोड़ा सा, हमारे फील्ड में बहुत बिल्डर्स मार्केटिंग के लिए वास्तु बोलते हैं कि वास्तु कंप्लायंट होम्स, तो ये आपने भी सुना ही होगा बहुत अच्छे से। बिल्कुल। तो आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका, एनी इंस्टेंस की जब बिल्डर ने क्लेम तो किया है कि एकदम प्रॉपर वास्तु वाला है लेकिन आपने वहां जाके देखा अरे भाई ये तो सबसे बड़ी गलती है? नहीं, तो ये तो एक नहीं, मेरे पास ऐसे 15-20 केसेस, शायद ज्यादा केसेस हैं। अरे वाह। क्योंकि हम जब वास्तु करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो सिलेक्शन के लिए आते हैं, मतलब हम घर देख रहे हैं, खरीदना चाहते हैं वास्तु के हिसाब से, और ज्यादातर लोग बोलते हैं ईस्ट वेस्ट है, अच्छा घर है, ले लीजिए। दरवाजे पे खड़ा करके आप अंदर जाते हैं, आप देखते हैं ईस्ट में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि घर ईस्ट फेसिंग है, और कई लोग ऐसे घर ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट समझ के। अब हमें यही नहीं पता आधे लोगों को कि देखना कैसे है दिशा को, कि घर के सेंटर से खड़े होकर देखना है कि एग्जिट डायरेक्शन आपका क्या आ रहा है। अगर मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख रही हूँ और मान लीजिए कि मेरा एग्जिट डायरेक्शन वेस्ट है, और वहीं पर मैं जब सेंटर पे चली गई घर के और मैंने कंपास घुमाया डोर की तरफ, वो वेस्ट का हो गया साउथ वेस्ट, तो आपका दरवाजा तो बन गया नैऋत्य कोण का, लेकिन क्योंकि आप दरवाजे पे खड़े थे और आप देख रहे थे दिशाएं, तो आपको लगा था कि आपका ईस्ट वेस्ट का दरवाजा है, तो सेंटर से वो गलत हो गया। तो ऐसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जो लोग ईस्ट वेस्ट सोच के घर खरीदते हैं, लेकिन डोर नैऋत्य कोण का यानी साउथ वेस्ट का निकल आता है। तो हमेशा ये जो, क्योंकि दिशाएं कहाँ से देखनी है यही क्लैरिटी नहीं है। ओके। तो इसलिए ये मिस्टेक्स होती हैं, और यही बिल्डर्स करते हैं जो लोगों को ईस्ट वेस्ट बता के बहुत सारे घर बेच देते हैं, और बेचारे बाद में फिर परेशान होते हैं। लेकिन बिल्डर होने के तौर पे मैं भी कहता हूँ कि जब हम कोई प्लॉट देखते हैं तो हम उस प्लॉट का वास्तु कंसिडर कर लेते हैं कि ड्रेनेज फ्लो हो गया, वाटर सप्लाईज हो गया, या फायर स्टेशन हो गया, तो वो सब हम वो देखते हैं। सो टू लुक एट फ्लैट्स इट्स वेरी वेरी टफ टास्क, क्योंकि हमको FSI भी कंज्यूम करना है। सो दैट इज अ थिंग। और अभी जैसे हम इसके एनर्जीज के बारे में कह रहे थे, तो समझो कोई लेमैन है कि जिसको एक फ्लैट लेना है और उसको, ठीक है, वो एक वास्तु कंसल्टेंट नहीं हायर कर पा रहा है, तो उसके हिसाब से ऐसे 2-3 पॉइंटर्स क्या हैं कि वो ये कंसीडर कर ले कि ये बेसिक चीज है और बाकी तो रेमेडियल यूज से हो जाएगा। तो जैसे आपने अभी एक चीज पूछी थी जो मुझसे नॉन नेगोशिएबल है, वो तो मैंने बता दिया कि साउथ वेस्ट का दरवाजा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में ही आपकी किचन भी नहीं होनी चाहिए, और ब्रह्म स्थान क्लियर होना चाहिए। ओके, यानी कि घर के सेंटर में टॉयलेट या कोई डक्ट या किचन की गैस ये सब नहीं आनी चाहिए। ब्रह्म स्थान इज द सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफ द हाउस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये तो हो गए कि लेमैन के लिए ये सब चीजें। अब जो एक बहुत बड़ा डायलॉग है कि बहुत लोग कहते हैं तो वास्तुशास्त्र बना है, वो बना है ग्राउंड फ्लोर्स के लिए वगैरह, लेकिन अभी हाई राइज टावर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, तो वो बन रहा है ऊपर। सो व्हाट इज द से ऑफ यू कि लोग कहते हैं कि वास्तु उसके लिए नहीं है, तो तुम तुम्हारे हिसाब से रह लो, तो वो तो गलत है। तो वो बिल्कुल गलत है, और ये बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वास्तु का इफेक्ट कम होता जा रहा है। राइट। ऑब्वियसली आप अर्थ से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, बट आप अर्थ एनर्जी के बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ। अगर आज मैं 30 या 40 फ्लोर की बिल्डिंग भी बना रही हूँ, तो मैं कोई अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं अर्थ की एनर्जी से बाहर नहीं जा रही हूँ। वास्तु सिर्फ अर्थ एनर्जीज पे आधारित नहीं है, कॉस्मिक एनर्जीज पे भी आधारित है। वो कम नहीं हो रही हैं ऊपर जाके। तो ऐसा नहीं है कि आप अर्थ के एनर्जी जोन से बाहर चले गए हैं। तो वास्तु जैसा ग्राउंड फ्लोर पे है
वैसा ही 3rd फ्लोर पे भी है, वैसा ही 50th फ्लोर पे भी है। ओके। अगर ईशान कोण में 1st फ्लोर वाले के घर में टॉयलेट है तो आप बोलेंगे कि ये मेजर वास्तु दोष है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन लोगों के फ्लैट्स हाई राइज टावर्स में हैं या ऊपर के फ्लोर पे उनके लिए भी वास्तु एप्लीकेबल है। डेफिनेटली। ओके। ये जरूर है कि जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है वो अर्थ के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है, तो उसके ऊपर जो अर्थ एनर्जी का इफेक्ट है वो ज्यादा है, ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जो ऊपर वाले फ्लोर्स पे रहते हैं उन पे वास्तु अप्लाई ही नहीं होता, ये दैट इज अ मिथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वास्तु पूरा आपका पूरा सराउंडिंग है। ओके। ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी, अर्थ एनर्जी, आपका ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ वास्तु है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो। ओके। और सो व्हाट डू यू से अबाउट कि आपका ऐसा कहना है कि लोगों ने फिर नीचे वाले फ्लोर्स पे लेना चाहिए या ऊपर लेना चाहिए, ऐसा ये कुछ? बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली। ये आती है जब आप किसी का कभी किसी के ग्रह देखते हैं या न्यूमरोलॉजी में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें भी हम ये देख के बता सकते हैं कि किन लोगों को ग्राउंड फ्लोर ज्यादा सूट करेगा और किन लोगों को टॉप फ्लोर्स ज्यादा सूट करेंगे। वाओ। तो ये दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके। कुछ लोगों को जैसे रेमेडी में ऐसा बोला जाता है कि आप नंगे पैर जमीन पे चलिए, घास पे चलिए, मतलब आप अर्थ से जितना जुड़ेंगे आपकी बॉडी उतनी स्टेबल होगी। जो लोग चक्रा हीलिंग करते हैं, जो रूट चक्रा पे काम करते हैं, अक्सर ऐसे लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उनको नंगे पैर मिट्टी में या घास पे चलाया जाता है, क्योंकि जितना ये अर्थिंग है ना, एक तरीके से आप जितना अर्थ के कांटेक्ट में आ रहे हो आपकी बॉडी उतनी स्टेबल हो रही है। और कुछ लोगों को ये चीज हो सकता है सूट ना भी करे, तो इट डिपेंड्स कि आपके प्लैनेट्स कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। राइट। पर ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि रहे तो सब हम अर्थ पे ही रहे हैं ना, बट हाँ डेफिनेटली ये जरूर होता है, बट ये वास्तु का पार्ट नहीं है कि कुछ लोगों को ग्राउंड फ्लोर ज्यादा सूट करते हैं, कुछ लोगों को अपर फ्लोर ज्यादा सूट करते हैं। राइट। और जैसे हम अभी बात करते हैं कमर्शियल्स में, बहुत लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एक छोटा शॉप हो गया, ऑफिसेस हो गए, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर पाते, तोड़फोड़ नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो बहुत लोगों के शॉप्स होते हैं या दुकान है, तो बस एनर्जी क्लींजिंग और रेमेडीज करके हम उसे सुधार सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एनर्जी हमेशा रियल टाइम होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज एक ऑरा क्रिएट कर दिया और वो 10 दिन तक वही ऑरा रहेगा। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप 10 लोगों से मिलते हैं, पूरे टाइम आप किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। बाय द टाइम यू कम बैक होम आपकी एनर्जी कुछ अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि हम इतना एनर्जी एक्सचेंज में है पूरे दिन, तो एक जगह की एनर्जी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? तो अगर हम क्लेंजिंग करेंगे तो वो क्लेंजिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, बट ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक क्लेंजिंग करी और वो 1 महीने तक सस्टेन करेगी। क्लेंजिंग से वास्तु दोष कम नहीं होगा। ओके। क्लेंजिंग से हमारा ऑरा जरूर क्लीन होगा, घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपको अच्छा लगेगा। सिंपल सा है, जैसे किसी भी दिन घर में हवन या पूजा होती है ना, अपने आप ही अच्छी फीलिंग आती है। वो हवन की खुशबू से, धुएं से आप बहुत अच्छा फील करते हो। राइट। और वो खुशबू 2-4 दिन तक रहती है घर में, तो वो खुशबू आपको अच्छी लगती है। बट देन 10-15 दिन बाद धीरे धीरे वापस एनर्जीज चेंज होती हैं, क्योंकि घर में रहने वाले बहुत लोग हैं, हर किसी की अपनी एक एनर्जी है, किसी का मूड खराब है, किसी का मूड अच्छा है। आप अपने घर के ऑरा को बार बार चेंज कर रहे हो। तो ऑरा क्लेंजिंग इसीलिए बोला जाता है कि रेगुलरली करो। आप ऐसा नहीं है कि एक बार करके छोड़ दोगे, जैसे डिटॉक्स करते हैं हम बॉडी का। आज ऐसा नहीं है कि मैंने आज डिटॉक्स किया तो मेरा ये डिटॉक्स 1 साल तक चलेगा, नहीं चलेगा, वो करना पड़ेगा मुझे रेगुलर। तो इट इज लाइक दैट। सो फीमेल्स विल रिलेट कि बालों का स्ट्रेटनिंग ही नहीं ज्यादा दिन दिखता है तो ये सारी बातें। सो एक बात वास्तु में बहुत डीप डाउन कि एक होता है कि कुछ जगहों पे ऐसे कहते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, तो वो सब वास्तु से कुछ रेमेडीज करके हम हटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वास्तु इज प्योरली आर्किटेक्चर। वास्तु में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशंस आपको जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो तांत्रिक होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जिनको इसमें विद्या होती है, वो ही लोग कर सकते हैं। एक बेसिक वास्तु शास्त्री जिसको वास्तु की विद्या है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को नहीं हटा सकता। वो ये जरूर सेंस कर सकता है कि आपके घर में कोई फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कई बार हम विजिट करने जाते हैं, मैं विजिट करते हुए मेरा सर घूमने जैसे हेवीनेस लगने लगती है, या जब मैं वहां से वापस आती हूँ तो मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता, बहुत लेथार्जी फील होने लगती है एकदम से, सर में दर्द होने लग जाता है एकदम से। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि तबीयत खराब हो गई अगले दिन,
क्योंकि हम भी किसी की एनर्जी में इंटरफेयर कर रहे हैं जाकर। okay. तो हम ये सेंस जरूर कर सकते हैं कि किसी के घर की एनर्जी कैसी है, ठीक है, या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जी है, कि इविल आई नेगेटिव एनर्जी है, या किसी और फॉर्म की नेगेटिव एनर्जी है। वो केवल जो इस चीज में स्पेशलाइज करते हैं वही बता सकते हैं। ओके, तो आजकल बहुत लोग देख रहे हैं एक जो फैड है वास्तु का प्रॉपर, कि सोशल मीडिया साइट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वास्तु के बारे में ज्ञान देते हैं। अभी किसी को पता भी नहीं है कि उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके बारे में नॉलेज कितना है उस बंदे को, या किसी भी इंडिविजुअल को उस बारे में। तो एक कोई भी नॉर्मल आदमी जो बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करे कि हु इज फेक एंड हु इज रियल? एक्चुअली थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम खुद भी इतना परेशान हैं इस चीज से। इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज्यादा, लोग कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरीके से, पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या चीज लॉजिकल है क्या नहीं है। आप कुछ किसी को सही बताने की कोशिश भी करोगे तो लोग इतने क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, बोलेंगे मैंने वहां देखा था, क्योंकि वो इतना डेटा कंज्यूम करके आ रहे हैं ऑलरेडी। राइट। अब इसमें से कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत थरो नॉलेज वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे लेकिन कंसल्टेंट्स बन गए वास्तु, जिनको पूरी प्रॉपर वास्तु की नॉलेज नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जो कुछ वर्कशॉप्स करके वास्तु कंसल्टेंट बने हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको बहुत एक्सपीरियंस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तु का एक आधार है, जिसने भी पढ़ा है वास्तु ढंग से उसको वास्तु के प्रिंसिपल्स पता है। बाकी हमारी बहुत सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जो हम केस स्टडीज कर करके केस टू केस समझते हैं चीज। जब हम कोरिलेट कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम मैंने अब पिछले 15 केसेस में देखी और हर घर में ये हो ही रहा है। जैसे हम साउथ वेस्ट के डोर को इतना क्लेम करते हैं, आज की तारीख में अगर मुझे कोई ये बोले कि कौन सी किताब में लिखा है लाके दिखा दो, अगर मैं वो किताब भी नहीं दिखा पाऊं, मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये मैंने देखा है। और मैंने ये एक क्लाइंट के साथ नहीं देखा है, मैंने ये बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ देखा है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस। तो कुछ चीजें, जैसे आप मेडिकल फील्ड में भी आप रिसर्च करते हो ना, ट्रायल्स करते हो ना, तब जाके आपको किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट समझ में आता है। वास्तु में भी ये है, इट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग, इट इज ऑल्सो कि आप जब रियल लाइफ में डे टू डे चीजें देख रहे हो, हर घर आपके लिए कुछ एक नई लर्निंग लेकर आता है। राइट। और आप हर दोष को कोरिलेट करके समझ सकते हो कि यूनिवर्सली कौन से दोष प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो इतना कंटेंट अवेलेबल है, उससे क्या हो रहा है, लोग मिसगाइड भी बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब जो गलत है वही आगे चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे केसेस में सिर्फ अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा लॉजिक समझने की कोशिश करनी चाहिए। राइट। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि ये एक वास्तु दोष है, तो क्वेश्चन करो कि क्यों है। अगर आपको कोई रेमेडी बताई जा रही है तो क्वेश्चन करिए कि रेमेडी हम क्यों कर रहे हैं, और इस रेमेडी से मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। राइट। क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मुझे कितना % रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इतने अवेयर हो जाएंगे तो हम खुद डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। और वास्तु का ये जो एक सुपरस्टिशन की तरह जो एक ये है ना कि ये लोग तो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, ये इसलिए है क्योंकि लोगों के मन में वास्तु का डर बिठा दिया गया है। हाँ। अगर हम इसको लॉजिकली समझेंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें बिल्कुल डेफिनेटली मैं बोलती हूँ कि गलत होती हैं, पर आप सही तरीके से उसको समझ के इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो। बराबर। तो जैसे कि ये जो आप कह रहे थे कि जो कंटेंट के बारे में हम पूरा बात कर रहे थे, तो जैसे डॉक्टर्स में जैसे कोई भी किसी को बीमारी हुई है तो वो क्या करता है, 2-3 लोगों का ओपिनियन लेता है। लेकिन वास्तु एक फील्ड में मैंने ऐसा थोड़ा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक दोस्त ने जब उसका फ्लैट ले रहा था तो उसने सब चीजें, स्ट्रक्चरल चीजें वगैरह सब मुझे दिखाई, फिर बोला मैं वास्तु वाले को दिखाता हूँ। उसने दिखाया 3 लोगों को, 3 लोगों का अलग से था उस चीज के ऊपर। तो ये लोगों ने कैसे केटर करना चाहिए कि मतलब क्या करे कि वो हो जाए? यही चीज है कि सबसे पहले तो अगर कोई भी लर्नड वास्तुशास्त्री है, बेसिक प्रिंसिपल में कोई अलग बात नहीं बोलेगा। अगर ईशान कोण में टॉयलेट गलत है तो कोई भी वास्तुशास्त्री अगर ये बोल रहा है कि ईशान कोण की टॉयलेट गलत नहीं है, और ऐसे भी मैंने पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि मेरे खुद के घर में ईशान कोण में टॉयलेट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो गलत तरह से प्रोपोगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें इतनी सटीक हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जहां से अर्ली मॉर्निंग जो सनरेज होती है या जो
ऊर्जा हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलती है, इसमें कोई मिथ की बात नहीं है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है नॉर्थ ईस्ट में। आप उठ के नॉर्थ ईस्ट में जाके मेडिटेट करिए, आपको बहुत सुकून महसूस होगा, क्योंकि उस तरह की जो एनर्जीज, जो कॉस्मिक एनर्जीज उस दिशा से आती हैं, वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि करेक्ट। तो जब आप इतनी प्योर जगह को, अगर वहां पे मैंने एक टॉयलेट बना दी तो वहां से आने वाली ऊर्जा तो मेरे घर में बंद हो गई ना, जो पॉजिटिव एनर्जी थी। उल्टा मैं वहां पे सीवर कलेक्ट कर रही हूँ, एवरी डे आई एम क्रिएटिंग सीवर, तो मैंने ऑब्वियसली उस जोन की एनर्जी को खराब किया है अपने घर में। तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करेगा ही करेगा। अब कोई इसमें ये कह दे कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट गलत नहीं है, तो फिर ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा वास्तुशास्त्री ये बात कहेगा। वो अच्छा है ही नहीं, वो अच्छा है ही नहीं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जो बेस है वो सबका सेम रहता है। ओके। बेस अलग नहीं हो सकता। आपका एक्सपीरियंस से आप कुछ चीजें अलग बता सकते हैं, बट बेस कभी अलग नहीं हो सकता वास्तु। ओके, सो ऐसा हम कह सकते हैं कि वास्तु में ऐसा कुछ रूल बुक नहीं है कि एकदम प्रॉपर कि लॉज डिफाइंड है। जैसे बिल्डर्स लॉबी में यूडीसीपीआर एक चीज होती है, जस्ट टू लेट यू नो, वो एक होता है कि पूरा रूल बुक कि 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। वास्तु में है रूल। ओके। ऐसा नहीं है कि वास्तु में रूल्स नहीं है। ओके। वास्तु में हम 16 दिशाएं, 32 पद वास्तु करो, चाहे आप 8 दिशाओं का वास्तु करो, सब जगह पे किचन कहाँ होनी चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होनी चाहिए, हर चीज का लेखन है कि मेन डोर कहाँ होना चाहिए। जो मैंने आपको बोला, विश्वकर्म प्रकाश उठा के पढ़िए आप, ठीक है। हर चीज का लेखन है कि आप कहाँ पर क्या रखेंगे। ओके। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी क्या ऊर्जा है, क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब कुछ है, डेफिनेटली है। ऐसा नहीं है कि रूल बुक नहीं है। ओके। लेकिन हर घर में शेप बदल जाते हैं, जोन्स बदल जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ दिशाएं बढ़ जाती हैं, कुछ कट जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। ओके। अगर इतना आसान होता तो एक रूल बुक, 15 रूल्स की रूल बुक बना के सबको दे देते और हर कोई फॉलो कर लेता। बट जैसे मैंने आपको कहा कि हर घर अपने आप में एक नया केस होता है हमारे लिए, ठीक है। सीआईडी वाला फील आता है। तो हर घर हमारे लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है। हम भी कई बार सोचते हैं कि अच्छा ये चीज है, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ इट इज। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हैं, और वो सब लोग बता रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो वास्तु के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, वो ये सब बेसिक चीजें तो आधे लोग समझ गए हैं। कई सारे आर्किटेक्ट्स मुझे बोलते हैं हम ही बन गए आधे कंसल्टेंट्स करके। सबको पता है कि कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, तो उतना बेसिक तो सबको पता है। तो फिर हमारी क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं कुछ तो एक एंगल इसमें है जो हम एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं। राइट। सो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स ये देख रहे होंगे, और वर्किंग प्रोफेशनल्स ज्यादा अपना समय घर पे बस सोने के लिए आते हैं। इतनी भगदड़ वाली जिंदगी है सबकी, आपकी, मेरी और सब लोगों की। तो जो भी घर पे आता है, तो एक परफेक्ट पोजीशन क्या होना चाहिए? मतलब आपका सर कौन सी तरफ होना चाहिए सोते वक्त, और पैर? साउथ में होना चाहिए सर। ओके। ठीक है, और इसका सिंपल एसोसिएशन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से है। जब आप सो रहे हो तो आपके बॉडी की तरफ भी फ्लो हो रही है, एंड अर्थ का भी पैटर्न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या सो द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन दैट सेम वे। तो आप रोटेट हो रहा है वो एक एक्सिस पे, उसके चारों तरफ हम सबने अपने फिजिक्स में वो एक डायग्राम पढ़ा है जिसमें अर्थ बना होता है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं। तो देयर इज अ फ्लो। सिमिलरली जब आप सो रहे हो तो आपके बॉडी की चारों तरफ भी वो एनर्जी फ्लो हो रही है। इसीलिए जब भी आप अपना हेड साउथ में रखते हो तो योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अलाइंड विद अर्थ्स मैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको नींद अच्छी आती है, आपकी बॉडी की एनर्जी अलाइंड होती है अर्थ के साथ। तो नॉर्थ में कभी हेड नहीं करना, ये एकदम सिंपल प्रिंसिपल है। मतलब साउथ में हेड होना चाहिए। अगर साउथ नहीं अवेलेबल है तो आप ईस्ट में हेड रख सकते हैं। ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप वेस्ट में रख सकते हैं। लेकिन नॉर्थ में आपको कभी भी हेड नहीं रखना है। ओके, बस नॉर्थ में नहीं करना, ये तो सारी चीजें हैं। डाइविंग डीप, एक ऐसा कोई इंस्टेंस है कि आपने जब देखा है कि आपका कोई ऐसा क्लाइंट कि उसके पहले, आप उसके लाइफ में आने से पहले, मतलब लाइफ में आने से पहले इन द सेंस ऑफ एज अ कंसल्टेंट, कि उसकी लाइफ बहुत डाउन्स में थी, और वास्तु एक जो पूरा आपके पैरामीटर्स फॉलो करने के बाद आपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसका लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हुआ। ऐसा कोई इंस्टेंस है? अभी मैं जब आज आपके पॉडकास्ट के लिए सुबह आ रही थी तो मैं एक क्लाइंट से बात करती हुई आ रही थी फोन पे। द क्लाइंट इज फ्रॉम कोलकाता। ओके। और बहुत परेशानी में है बहुत समय से, और कंसल्टेशंस ले भी चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं वो।
और उन्होंने आज मुझे फोन पे यही बोला, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कोई, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं बॉम्बे में बैठे बैठे ये ऑनलाइन नहीं करूंगी, ये गलत हो जाएगा, या तो आप मुझे वहां बुला लीजिए या फिर किसी लोकल कंसल्टेंट को बुला के दिखाइए। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मुझे कराना तो आपसे ही है, क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम में थे। और अब आज वो कह रहे हैं कि मैंने उनके घर का वास्तु किया था, घर का वास्तु करने के बाद वो कह रहे हैं मेरा 30% मेरी चीजें ट्रैक पे आने लग गई हैं। जब मुझे पैसों की जरूरत हो रही है तो मेरे पास अपने आप पैसे आ जा रहे हैं मैजिकली, मेरे काम बन जा रहे हैं। मेरे लिए अगर कोई इतना भी बोल देता है तो दैट इज एन अचीवमेंट। दिल को ठंडक मिलती है। हाँ, कि कोई बिल्कुल टफ टाइम में था और वो 20% भी अगर उस सिचुएशन से बाहर आ गया और उसमें अगर कहीं ना कहीं वो वास्तु को मानते हैं कि वास्तु की वजह से ऐसा हुआ है, तो वो मेरे लिए उतना बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। कोविड के टाइम पे जैसे कई सारे लोगों का काम खराब हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन उसमें से भी कई लोग बैक ट्रैक, मतलब बहुत पीछे चले गए और ट्रैक पे आने में बहुत टाइम लगा। उस टाइम पे भी मैंने 1-2 क्लाइंट्स के लिए जब काम किया था तो उनका काम प्रोग्रेस हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु सपोर्ट नहीं करता, अगर सही तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली करता है वो सपोर्ट। और जैसे एक कहते हैं कि साउथ फेसिंग मेन डोर एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, अनलकी होता है, ऐसा बोलते हैं। तो अभी किसी का भी अगर समझो साउथ फेसिंग एंट्रेंस है और उसको डिमोलिशन कर ही नहीं सकता वो, तो उस पे कुछ रेमेडी है? ये एक मिथ है कि साउथ फेसिंग घर खराब होते हैं। पहली चीज, अगर आपका डोर एग्जैक्ट साउथ में है तो वो आपको इतनी सक्सेस दे सकता है, इतना फेम देगा, मतलब आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का घर देखना, अगर किसी का साउथ का दरवाजा है तो वो अपने पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर रहा होगा। साउथ का दरवाजा बहुत ग्रोथ देता है, ऐसा ये एक मिथ है कि साउथ का दरवाजा इंडिया में नहीं। तो सारे पॉलिटिशियन ग्रो रहे हैं, कहीं भी दरवाजा हो। तो साउथ का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पता ही नहीं है लोगों को कि क्यों बोला जाता है कि साउथ का डोर नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं ये बताती हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने एक लैंड पे घर बनाया, ठीक है, अब मेरा साउथ में अगर दरवाजा है, इसका मतलब मेरा साउथ ओपन हो गया है, साउथ में गार्डन है, साउथ में वरांडा है, तो मेरे घर में जो एनर्जीज आ रही है वो साउथ से ज्यादा आ रही है। इसीलिए बोला जाता था कि साउथ का दरवाजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें साउथ की एनर्जी की बहुत जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी दिशा है जिससे जितना बंद रखते हैं, भारी रखते हैं, उतना अच्छा होता है। एनर्जी ज्यादा हमें नॉर्थ और ईस्ट से चाहिए होती है। तो आज भी अगर हम ये कॉन्सेप्ट किसी घर पे अप्लाई करें जो जमीन पे घर बना हुआ है, इंडिविजुअल विला बंगलो, उसमें मैं एक बार को ये बोल सकती हूँ कि अगर आपका साउथ डोर है तो आप अवॉइड करिए, या अगर आपका साउथ डोर है तो आप ये इंश्योर करिए कि आपके पास नॉर्थ और ईस्ट में खिड़कियां हो, ताकि वहां से एनर्जी जरूर आ रही हो। अगर सिर्फ साउथ का डोर है और नॉर्थ और ईस्ट पूरा बंद है तो वो गलत है। लेकिन अब यही कॉन्सेप्ट को हम लेके आते हैं फ्लैट्स में। फ्लैट में क्या आपके घर के आगे आंगन है? नहीं। आपके घर के आगे होती है लॉबी जो होती है बंद, जहां से कोई एनर्जी आ नहीं रही। फ्लैट में आप रखते हो पूरे टाइम अपना दरवाजा बंद, जब कोई आता है आप खोलते हो बंद कर देते हो, या ज्यादा से ज्यादा सुबह शाम थोड़ी देर आप खोल के रखते हो दरवाजा। तो मैक्सिमम एनर्जी एक फ्लैट में कहाँ से आ रही है? जो खिड़कियां हैं, बैल्कनी है, ज्यादा टाइम तो वही ओपन है। अब ऐसे में अगर आपका साउथ डोर है तो एग्जैक्ट साउथ अगर डोर है, वास्तु में पद दिए गए हैं कि अगर दक्षिण का द्वार है तो वो किस पद में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण का द्वार हो नहीं सकता, लेकिन वो कंफ्यूजन क्यों होता है कि लोग साउथ को साउथ वेस्ट समझ लेते हैं, कभी साउथ वेस्ट में दरवाजा चला जाता है। तो ये डिमार्केशन करना एक लेमैन के लिए डिफिकल्ट है, पर एक कंसल्टेंट या एक्सपर्ट बता सकते हैं कि ये साउथ का प्रॉपर दरवाजा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा। उल्टा घर का वास्तु अच्छा हो जाता है, क्योंकि साउथ में डोर है तो नॉर्थ और ईस्ट में खिड़कियां हो जाती हैं घर में। शॉर्ट। तो इसीलिए ये एक मिथ है जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्यों बोला जाता है ऐसा। तो साउथ एकदम प्रॉपर साउथ है तो वो बेस्ट है, वो अच्छा है, फ्लैट्स के लिए अच्छा है, बिल्कुल खराब नहीं है। और अगर आपका बंगला है तब आप ये इंश्योर करिए कि आपको नॉर्थ और ईस्ट में ओपनिंग जरूर मिले। सो मूविंग ऑन, कि वास्तु समझो आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा हो कि आपने एक फ्लैट में वास्तु कंसल्टेंसी दिया है, पूरा प्रॉपर सब किया है, लेकिन तब भी जाके वो उसमें कुछ पॉजिटिवनेस या कुछ एक फीलिंग वो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम्स अभी भी फेस हो रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगहें हैं कि जहां पर वास्तु काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर केस हमारा सक्सेसफुल होता है, ये तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। एवरी केस इज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन डिपेंड करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम विजिट करके आते हैं, रेमेडीज बताते हैं, लोग पूरी रेमेडी करते भी नहीं है,
हमने 10 चीजें बताई करने के लिए, उन्होंने सिर्फ 4 चीज करी। और उनको लगता है कि ये 4 चीज से अगर मुझे कुछ फायदा होगा तो मैं अगली 6 चीजें करूंगा। पर वास्तु क्या है, आपकी एक पूरी एनर्जी को इम्प्रोवाइज कर रहा है। अगर मैंने आपको 10 चीजें बताई हैं तो वो 10 की 10 आपको करनी है, तब जाके आप कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे। आप 2 चीजें करके ये मत सोचो कि मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके मेजर ब्लॉकेजेस के लिए होंगी। अगर आपने वही रेमेडी नहीं करी तो फिर आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर आपने सही तरीके से किसी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उसे सही सॉल्यूशन दिया है, और अगर सामने वाले ने वो सॉल्यूशन किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले। 10% रिजल्ट तो मिलेगा ही। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सिर्फ इतना बोल देते हैं कि बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, थोड़ी घर में शांति लग रही है, और जितना नेगेटिव में थे आज उतने नेगेटिव में नहीं है। तो घर में पॉजिटिव फील हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, कि स्टेबल तो भी चल स्टेबल हो गया कि भाई इतना खराब चल रहा था कि कम से कम अब हम थोड़ा सा एक लेवल पे आए हैं। हम यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचे, बट हम यहाँ हैं, नीचे भी नहीं जा रहे। वो भी एक पॉजिटिव पॉजिटिविटी को देखने के ना नजरिए होते हैं। हर वास्तु कंसल्टेंट कोई आपको राजा नहीं बना देगा, हम खुद को ही नहीं बना सकते। ठीक है, तो लेकिन हम आपको एक बहुत खराब सिचुएशन से थोड़ी सी एक बेटर सिचुएशन में ला सकते हैं। अगर वो भी कर लिया तो दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है कि वास्तु कंसल्टेंट आया है तो वो मुझे एकदम करोड़पति बना देगा। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, मेरे घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी ही नहीं इसके बाद। ऐसा हो सकता है क्या? वी आर नॉट गॉड, हम ये सब नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये आपको कह दूं कि आपने बहुत बढ़िया वास्तु हो गया, अब आपके घर में कोई हेल्थ की इशू आएगी ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मेरे घर में नहीं आती क्या हेल्थ की इश्यूज? लेकिन अगर मैंने वास्तु को ठीक तरह से समझ के ठीक कर लिया, एटलीस्ट मैं वास्तु के पॉइंट से अब मेरा माइंड फ्री हो गया कि एटलीस्ट अब जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, चलो वास्तु का तो उसमें रोल नहीं है, अब ये मेरे कर्म भी हैं, मेरी डेस्टिनी भी है, मेरे खुद के ग्रह भी हैं, हर चीज तो रेगुलेट कर रही है ना, मैं कितना काम कर रही हूँ वो भी है। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं है कि आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट क्या करना है। जब आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलोगे ना वास्तु से, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे। जो ये बड़े बड़े क्लेम्स कर देते हैं ना कि 100% ठीक हो जाएगा, और मैं लिख के देता हूँ ऐसा हो जाएगा और वैसा, ये गलत है। इससे लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो रिजल्ट उनको मिलता नहीं है, फिर उनका बिलीफ इस साइंस से खत्म हो जाता है, और फिर उनको लगता है कि हर कोई जो है बस यहाँ पैसा कमाने के लिए आया है। बराबर। तो हमें एक्सपेक्टेशन सही सेट करनी है। ओके, सो ये कहने में हर्ज नहीं है कि यू आर द डॉक्टर्स ऑफ रियल एस्टेट? नहीं कह सकते थोड़ा तो है। और एक इंस्टेंस बहुत फेमस है वास्तु को लेके, दैट इज ऑफ अमिताभ बच्चन। वो था कि कॉर्नर प्रॉपर्टी, कि उनका एक एक्सीडेंट भी हो गया, उनका जो प्रोडक्शन कंपनी था उसमें भी प्रॉब्लम्स आ गए, तो इतने बड़े स्टार को भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस चीज को लेके। लेकिन व्हेन आई एम इन रियल एस्टेट, तो हमारे में जब हम प्लॉटिंग्स करते हैं, कॉर्नर प्लॉट सबसे ज्यादा महंगा होता है। तो उस मामले में कोई सोचता नहीं कि ठीक है कॉर्नर प्लॉट है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर कमर्शियल आ जाएगा या ये हो जाएगा। तो ऐसे क्या चीजें हैं कि तुमको कॉर्नर प्लॉट भी लेना है और उसमें प्रॉब्लम्स भी ना है, तो उसके लिए क्या वास्तु टिप्स रहेंगी? हाँ, तो कॉर्नर प्लॉट सारे खराब नहीं होते हैं। ओके। कॉर्नर प्लॉट बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्लॉट है जिसके दो तरफ रोड है। सो आई विल टेल यू वन थिंग कि कॉर्नर प्लॉट्स आर बेस्ट फॉर कमर्शियल्स। तो वहां पर बिजनेस तो होने वाला है, क्योंकि विजिबिलिटी ज्यादा है। हाँ, ऑब्वियसली वो एक कॉमन फैक्ट है। हाँ, तो उस हिसाब से तो जो वास्तु में जब हम पढ़ते थे ना वास्तु, तो उसमें हमें ये सब भी चीजें, मतलब कि सिर्फ शेप स्ट्रक्चर नहीं, अगर दुकान है तो वो चौराहे पे होगी ना तो ज्यादा चलेगी, क्योंकि विजिबिलिटी ट्रैफिक ज्यादा है वहां पर। ये सब चीजें भी वास्तु में, लेकिन लोगों की नजर भी वहां ज्यादा पड़ रही है। करेक्ट। तो ये सब भी वास्तु का ही पार्ट है। कॉर्नर प्लॉट का मतलब क्या है? बेसिकली दो तरफ से रोड जा रही है, सिंपल ऐसे समझो आप। कॉर्नर प्लॉट में एक रोड एक तरफ होगी, एक रोड दूसरी तरफ होगी। अब अगर ये जो दो रोड्स हैं, ये नॉर्थ है और ईस्ट है, तो बहुत बढ़िया कॉर्नर प्लॉट है। ओके। क्योंकि आपको नॉर्थ और ईस्ट से बहुत एनर्जीज मिल रही हैं। हाँ। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये जो रोड्स हैं वो ईस्ट और वेस्ट में हैं, तो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा कॉर्नर प्लॉट है जिसमें एक रोड तो साउथ में है और दूसरी रोड वेस्ट में है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। ओके। क्योंकि आपका नॉर्थ और ईस्ट उस केस में क्या हो जाएगा? अगेन बंद हो जाएगा, जो हमने साउथ डोर के केस में बात की थी। तो कॉर्नर प्लॉट खराब नहीं होते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच रोड, यानी कि आपके घर में एनर्जी कहाँ से आएगी, वो देखना जरूरी है।
ओके तो अगर ईस्ट और वेस्ट की रोड है, नॉर्थ और ईस्ट की रोड है, नॉर्थ और वेस्ट की रोड है, तो ये सब कॉर्नर प्लॉट्स ठीक होते हैं। तो जैसे कि आजकल लोगों का एक साइंस भी नहीं कहेंगे, एक फैड है या एक परसेप्शन है कि उनको अपना घर बहुत मिनिमलिस्टिक चाहिए और एस्थेटिक चाहिए। तो ये दो शब्द अब रियल एस्टेट में बज रहे हैं, कोई भी होर्डिंग लो वही है। तो इस केस में ऐसे कौन से बेसिक वास्तु की चीजें हैं कि हम जब कहते हैं कि कलर वाइज, तो कौन से कलर्स अच्छे होते हैं वास्तु के लिए, ऐसा कुछ साइंस है उसके पहले तो मिनिमल इंटीरियर करना बहुत अच्छी चीज है। ओके उससे क्या होता है, आपके घर में एनर्जी फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। ठीक है, जितना मिनिमल रखोगे उतनी घर की एनर्जीज लाइव रहेंगी। जितना भर दोगे, जितना हैवी कर दोगे, जितने डार्क कलर्स यूज करोगे, आप घर में ही कैद हो जाओगे। मतलब आपको घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं करेगा। यू विल बिकम लेथार्जिक। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। अगेन एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट, दिस आल्सो। यस, एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट। तो हम जितना मिनिमल इंटीरियर करते हैं उतना अच्छा होता है, क्योंकि एवरीथिंग इन योर हाउस इज ब्रीदिंग लिटरली। मतलब अगर मैंने ये एक सोफा भी रखा है, अगर मैं इसको दीवार से चिपका के रख दूंगी ना, और मैं हफ्ते में एक बार भी इसको मूव करके क्लीन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जाले लग जाएंगे। ठीक है, एवरीथिंग नीड्स एयर सर्कुलेशन। तो फर्नीचर अगर ऐसे रखा हुआ है जिसके चारों तरफ से हवा जा रही है, तो वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश भी रहेगा, क्लीन भी रहेगा। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल चीज है। right. घर में हर चीज सांस ले रही है आपकी। ठीक है, सो यू हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी, और वो मिनिमल इंटीरियर में हो सकता है। दूसरा, मिनिमल इंटीरियर का बेनिफिट क्या है, घर बड़ा लगता है, स्पेशियस लगता है। अपार्टमेंट्स छोटे हैं ज्यादातर, तो आप मिनिमल इंटीरियर करो तो आपको घर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है। तो कलर में ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ एक ही कलर करना है पूरे घर में, तो व्हाइट या क्रीम टाइप का कलर जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, दैट इज द बेस्ट कलर फॉर द एंटायर हाउस। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बाकी हर दिशा का अपने ट्रेट, अपने एलिमेंट के हिसाब से कलर है। आप सही दिशा में सही कलर्स को यूज करेंगे तो आप उस दिशा की एनर्जी को मेंटेन करके रखोगे। और अगर वहीं आपने उसमें एंटी कलर्स लगा दिए, जैसे कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा है, ओके, जिसका कलर ज्यादातर व्हाइट या ब्लू होता है। अब यहाँ पर अगर मैं रेड इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, यानी कि अग्नि का कलर डाल दूंगी, तो मैं उस एलिमेंट की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हूँ। ऐसे घरों में स्किन से रिलेटेड इश्यूज या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होने लगेंगे। क्योंकि जब मैं जल में अग्नि लेके आऊंगी तो सिर्फ जल तत्व खराब नहीं हो रहा है, अग्नि तत्व भी खराब हो रहा है। अग्नि इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ना, द डिस्ट्रक्शन एलिमेंट वी कुड से। नहीं, एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अग्नि का रोल थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अग्नि बहुत सारे फॉर्म्स में काम करती है। हमारा एंगर, ठीक है, हमारा मूड, हमारा डाइजेशन, रिलेशनशिप्स, तो बहुत सारी चीजें अग्नि कंट्रोल कर रही है। हर एक एलिमेंट का ज्यादा होना भी खराब है, कम होना भी खराब है। उसको बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड टू कलर्स, रेड और ब्लैक, थोड़े से ऐसा खतरनाक कलर्स। ब्लैक कलर्स तो मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ। मैं मेरे किसी क्लाइंट को जनरली ब्लैक रिकमेंड नहीं करती। तो घर में ब्लैक कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक इज अ कलर जो सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर देता है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उस कलर में, सबसे ज्यादा, बिकॉज इट्स अ डार्क कलर, इट एब्जॉर्ब्स योर एनर्जी। तो घर में आप जितना ब्लैक यूज करोगे उतना तमस जनरेट करोगे, बेसिकली उतना लेथार्जी जनरेट करोगे आप। ज्यादा काला काला कर दोगे सब कुछ, तो बहुत डार्क एनर्जीज क्रिएट हो जाएंगी। अब हो सकता है आपने एक ऐसा कि रूम बनाया है जहाँ पे आप रिलैक्स करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका साउथ वेस्ट में रूम है, वहां पे आपने थोड़ा बहुत ब्लैक यूज कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो तमस का ही जोन है। हाँ, बराबर। ठीक है, वहां पे आप सोने जा रहे हो, रिलैक्स करने जा रहे हो, राहु है, तो थोड़ा बहुत ब्लैक कलर यूज कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं ब्लैक कलर किसी को रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी, मतलब ये सब कलर्स को, सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा। सो आई हैव सीन अ स्टडी कि ये जो डार्क कलर्स होते हैं, इनमें कोई भी ह्यूमन बीइंग बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है। करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ रेड एंड ब्लैक, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, योर पर्सपेक्टिव विल चेंज। अगर आपने कोई ऑफिस में ब्लैक कलर्स वगैरह किए तो आपकी टीम वैसा सोचेगी। तो ये सब चीजें, तो कलर्स का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत इम्पैक्ट होता है। हाँ, सो आपका पूरा पैटर्न ही बदल जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत शार्प कलर्स से उनको एक्सपोज किया जाता है, पॉप कलर्स एकदम। हाँ, और देखो आप छोटे बच्चे के सामने जैसे ही ब्राइट कलर आता है तो वो एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कार्टून्स एंड कई बार मेंटल एबिलिटीज को स्टिमुलेट करने के लिए भी बहुत सारी विजुअल थेरेपीज होती हैं जिसमें ब्राइट कलर्स को यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, तो कलर
कलर्स का हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम घर में घूम रहे हैं, हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर डाल रहा है। ओके। नाउ रेड इज अ कलर जो अग्नि तत्व से एसोसिएटेड है वास्तु में। हर किसी को लगता है कि साउथ ईस्ट में रेड कलर डाल दो, पर वो यही नहीं समझ रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज टू मच फायर यू आर क्रिएटिंग। तो कब हमको साउथ ईस्ट में रेड कलर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अब मैंने मान लीजिए एक रील बना दी कि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, वहां लाल कलर होना चाहिए। हर कोई अपने घर में जाके पता चला लाल कलर कर रहा है, तो वो मैंने बहुत गलत कर दिया। क्योंकि हमें जज करना है कि साउथ ईस्ट उनका कैसा है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, साउथ ईस्ट में है क्या, टॉयलेट है, किचन है, बेडरूम है, वहां जरूरत भी है रेड कलर की कि नहीं। इसीलिए अधूरी नॉलेज से वास्तु करना बहुत डेंजरस है। ये तो समझ गया मुझे ये सब इतनी बातें करने के बाद। तो गिव मी वन थिंग कि टेम्पल्स मतलब मंदिर बना रहे हो तुम अपने घर में, एक छोटा सा मंदिर बना रहे हो, तो वो बनाने के लिए कौन सी दिशा एकदम परफेक्ट है, और एक सिचुएशन है कि वहां पर नहीं बना सकते तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? तो जैसे वास्तु के हिसाब से ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट हम बोलते हैं, ईश की दिशा है, भगवान की दिशा है, जहाँ पे बहुत अच्छी ऊर्जाएं होती हैं। तो आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए। नॉर्थ ईस्ट में नहीं बना सकते तो ईस्ट में बनाइए, क्योंकि वो सूर्य के उगने की दिशा है। तो ईस्ट भी बहुत अच्छा कॉर्नर है। इसके बाद अगर आपको ईस्ट भी नहीं मिल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी आप बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट, सेकंड इज ईस्ट, ये दो एनीथिंग बिटवीन इट। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन होती है मंदिर बनाने के लिए। Okay. And coming to the most interesting part, that is kitchen of any house. तो किचन बनाते वक्त एक तो पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि चूल्हा, द बर्नर थिंग, कि वो कहाँ होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन मुझे लगता है कि ज्यादा फेवरेबल है कि जब एक औरत कोई खाना बना रही है तो उसका फेस कहाँ होना चाहिए। सो ये दो चीजों के बारे में ये मैं आपको यहाँ पे कट करती हूँ। हाँ, ज्यादा जरूरी ये नहीं है, आज ही मैं अपने विजिट में बता के आई हूँ कि ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि हम खाना कहाँ फेस करके बना रहे हैं। ओके। ज्यादा जरूरी ये है कि आपने किस एक्सिस पे, किस जोन में अपने गैस को रखा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा ये एक ट्रेंड चलता है कि ईस्ट फेसिंग कुकिंग करनी है, हमें ईस्ट फेस करके ही खाना बनाना है। ईस्ट फेस करके इस चक्कर में बहुत सारे लेआउट्स ऐसे डिजाइन हो जाते हैं जहां पर वो गैस को ईस्ट फेसिंग दे देते हैं। बॉम्बे में मैंने एक कल्याण में एक प्रॉपर्टी का वास्तु किया था। वहां पर बिल्डर ने वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करी थी। उन्होंने किचन में जो प्लेटफॉर्म है वो एल शेप का दिया था और ये बीच में ऐसे गैस रख दी थी ताकि यहाँ पे जब आप खड़े हो तो आप ईस्ट फेस करके खाना बना रहे हो। पर जब हमने उनका वास्तु किया तो मैंने देखा कि वो जो जहाँ पे उन्होंने गैस दी थी वो एग्जैक्टली घर का ब्रह्म स्थान आ गया था। सेंटर ऑफ द हाउस। तो आपने ईस्ट फेस करने के चक्कर में गैस को रख दिया ब्रह्म स्थान में, तो आपने तो बहुत बड़ा दोष क्रिएट कर दिया। तो हमेशा हमें ये देखना है कि हमारा गैस किस एक्सिस पे रखा है। अगर मैं ईस्ट फेसिंग देने के लिए किसी की गैस को घर के नॉर्थ एक्सिस में रख रही हूँ तो मैं उनकी मनी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि वो तो वाटर एलिमेंट है और मैं वहां रोज आग जला रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो आई एम बर्निंग द मनी अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा एक्सिस है जहां पे हम गैस रख रहे हैं। ये डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि अगर आपको प्रॉपर एक्सिस के साथ ईस्ट फेसिंग मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ ईस्ट फेसिंग के पीछे भागने के चक्कर में गैस को गलत एक्सेस पे रखना गलत है। तो चूल्हे को कौन से एक पर्टिकुलर अग्निकोण, साउथ ईस्ट इज द बेस्ट। साउथ ईस्ट इज द बेस्ट। साउथ ईस्ट इज द बेस्ट। आप अग्निकोण में रखिए। अग्निकोण में रखने के बाद अब आपका फेस साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्निकोण में अगर आपकी गैस है और आप वहां रोज खाना बना रहे हैं तो वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ओके, ठीक है। तो ये बेस्ट लोकेशन होती है। राइट। और अगर वो नहीं मिल रही है तो आप ईस्ट में भी अपनी गैस रख सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य की उगने की दिशा है, माइल्ड फायर जोन है, वहां पर भी आप खाना बना सकते हैं। थोड़ी बहुत रेमेडीज आप उसमें कर सकते हैं ताकि वो जोन की एनर्जी डिस्टर्ब ना। और वास्तु दोष के बारे में बात करते हैं। तो बहुत वास्तु कंप्लायंस हमने बात कर लिया, लेकिन समझो एक घर में वास्तु दोष है, उस घर में प्रॉब्लम्स है कुछ वास्तु को लेके, तो सब लोगों को वो इम्पैक्ट करता है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। घर के हर मेंबर को वो प्रॉब्लम देगा? यहाँ पे ना मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगी कि अभी ये बहुत चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट पे अगर टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ, ठीक है। मुझे बताइए, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, क्या 5 लोगों को कैंसर हो रहा है? वही तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। होगा। दोष हैवी है डेफिनेटली, इसको डिसएग्री नहीं कर सकते। कैंसर हो सकता है किसी को हो भी जाए, इसको भी डिसएग्री नहीं कर रहे हैं।
लेकिन ये एक यूनिवर्सल रूल नहीं है कि अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में तो कैंसर होगा ही होगा। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे प्लैनेट्स का रोल। ओके। मान लीजिए मैं जिस घर में रहती हूँ वहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और मेरा गुरु जो ग्रह है प्लैनेट जुपिटर वो सपोर्टिव नहीं है, मतलब पर्सनली मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मेरा जुपिटर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, वीक है, हाँ। डिग्री कम है, स्ट्रेंथ कम है, और मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट इज रूल्ड बाय जुपिटर, गुरु की दिशा होती है वो। इसी तरह से जितनी दिशाएं हैं सबके एक एक ग्रह हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इज रूल्ड बाय जुपिटर। अब अगर मैं ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे वो किचन है, चाहे नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है या वहां पे लिफ्ट आ गई है, तो वो मुझे जितना इम्पैक्ट करेगा उतना उसी फैमिली में रहने वाले उस इंडिविजुअल को नहीं करेगा जिसका गुरु उसको सपोर्ट कर रहा है। इम्पैक्ट करेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। हाँ। इसीलिए एक ही वास्तु का घर, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले इतने सारे लोगों को अलग अलग डिग्री पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारे खुद के ग्रह हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और बहुत सारे स्पिरिचुअल कंसल्टेंट्स आ गए, मतलब मैंने बहुत अच्छा बोल दिया, योगी बाबा वगैरह ये लोग। तो कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं, घर में प्रॉब्लम्स होती है तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं और पूजा वूजा करवाते हैं। सही में वो कुछ है इफेक्ट उसका या एक फेक चीज है वो, ऐसा? मतलब अपने घर में पूजा हाँ, मतलब घर में भी पूजा एक कह सकते हैं, या बाहर जाके भी कि एक बाबा के पास जाके पूजा वूजा करवा दिया कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये पूजा करवाने के बाद सॉल्व हो जाएगा। सही में ऐसा कुछ होता है? ये क्या होता है ना, ज्यादातर ये सारी जो चीजें होती है हमारे प्लैनेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर किसी प्लैनेट के इफेक्ट की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, डर लग रहा है बच्चों को घर में, ये सब ग्रहों का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें ये लगने लगता है कि शायद घर ठीक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। उस केस में अगर आपने कोई पूजा कराई है और आपने ग्रह की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया है या दोष हटाया है तो आप डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो जब वो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके घर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हर चीज ना इंटरकनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये जितनी मोडालिटीज है ना ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप वास्तु में जब किसी दिशा की रेमेडी करते हो आप इनडायरेक्टली अपने ग्रह को भी रेमेडी कर रहे हो। जैसे जब आप कोई जेमस्टोन पहनते हो किसी ग्रह के लिए और आप उसी दिशा में घर में भी रेमेडी कर दो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने दोनों तरफ से उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग किया है। तो बहुत लोग पहनते, सलमान खान, मैंने भी पहन रखा है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जब प्लैनेट्स पे काम करते हो तो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कर रहे हो चाहे वो वास्तु के थ्रू कर रहे हो, जब आप प्लैनेट्स पे काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी लाके देते ही है डेफिनेटली। ओके, सो वास्तु के बारे में एक बहुत बड़ी चीज हमने जो सब लोगों ने सुनी है, दैट इज वास्तु शांति। कि कोई भी घर में जाने से पहले एक चीज होता है कि पूजा करवाते हैं वास्तु शांति करानी चाहिए। सो व्हाट इज एग्जैक्टली वास्तु शांति, होता क्या है? वास्तु शांति ये है कि एक वास्तु की एक स्टोरी है, वास्तु पुरुष की। हाँ, वास्तु ओरिजिनेट कैसे हुआ? सो आई विल इंटरप्ट वन थिंग कि एक तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि वास्तु शांति क्या है, एंड सेकंड वन वुड बी व्हाट इज वास्तु पुरुष। एक मैंने एक चीज देखा है कि किचन के एक ईशान्य कोपरा, साउथ ईस्ट में अग्नि कोण में वास्तु पुरुष को हाँ वो रखा कट करके यू हैव टू बरी इन द फ्लोर। करेक्ट। तो वो दो चीजों के बारे में दोनों का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। हाँ। तो स्टोरी ऐसी है वास्तु शास्त्र की कि ब्रह्मा जी ने एक क्रिएचर बनाया था, ठीक है, और वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा, इसमें भी 2-3 स्टोरीज हैं, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ। तो ब्रह्मा जी ने एक क्रिएचर बनाया और वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा विशालकाय होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसकी भूख बढ़ती गई। ओके। तो वो सब चीजों को खाने लग गया। अब वो इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे की पूरे धरती पे शैडो कर दी, इतना बड़ा हो गया वो क्रिएचर। ये देखकर जो बाकी देवी देवता थे वो घबरा गए कि इसको तो रोकना पड़ेगा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बोला इसको तो कैसे करके हमें रोकना पड़ेगा। तब उन्होंने अष्ट दिक्पाल यानी 8 दिशाओं के देवी देवताओं को बुलाया और उस वास्तु पुरुष को उन्होंने अलग अलग दिशाओं से पकड़ा। ऐसे टोटल 45 देवी देवता आए थे जिन्होंने वास्तु पुरुष को पकड़ के जमीन में इमर्स कर दिया। ठीक है, और ब्रह्मा जी आके उसकी नाभि पे बैठे। ओके। मतलब पीठ पे, फेस के बल पे किया था, तो जो नाभि का पॉइंट आता है पीछे, ब्रह्मा जी वहां पर बैठे। इस तरह से उन्होंने वास्तु पुरुष को जमीन में दबा दिया। ओके। अब उस वास्तु पुरुष ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ही ने तो मुझे बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक वरदान दिया कि आप जब भी कोई धरती पे घर बनाएगा तो तुम वास्तु पुरुष कहलाओगे, तुम्हारी पूजा की जाएगी
और अगर तुम्हें किसी ने प्लीज नहीं किया या तुम्हारी पूजा नहीं करी तो उस घर में शांति नहीं रहेगी। ये स्टोरी है वास्तु पुरुष की। ओके। तो जब आप वास्तु पुरुष मंडल देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे वास्तु पुरुष का हेड नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, पैर साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं। इस तरीके से वास्तु पुरुष मंडल बना। ओके। जिसमें देवी देवताओं की पोजीशंस आई जैसे वो उसकी बॉडी पे बैठे थे। ठीक है, तो ये होता है वास्तु पुरुष। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु शांति। इसीलिए ये वो जो आप बोल रहे हैं कि वास्तु पुरुष को गड़ाया जाता है, ये वो वास्तु पुरुष है। सो वास्तु पुरुष इज आई फील पंचधातु उसमें सब उसमें वास्तु पुरुष मंडल बना होता है, वास्तु पुरुष बने होते हैं उसमें। ओके। ठीक है, और वास्तु शांति क्यों कराई जाती है कि अब मैंने इस धरती पर घर बना लिया वास्तु को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है वास्तु में तो वो मुझे इम्पैक्ट ना करे। तो इस तरह से आप वास्तु पुरुष को एक तरह से प्लीज कर रहे हो या आप उनकी पूजा कर रहे हो। ओके, इट्स अ सेटलमेंट बिटवीन गॉड एंड अस। तो ये सिर्फ घर बनाते हुए नहीं, घर में रेनोवेशन है तो भी करना है। ओके। या आप कोई भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, छोटी से छोटी तोड़फोड़ भी आपने घर में करी, जैसे आपने सिर्फ एक वॉशरूम, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई बहुत साल हो गए वॉशरूम खराब हो रहा है, चलो वॉशरूम को रीडू करते हैं। लेकिन वास्तु शांति पूजा नहीं कराते। ये गलत है। ओके। तो आप जब भी घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, छोटे से छोटा रेनोवेशन, बड़े से बड़ा रेनोवेशन, नया घर बनाना, पुराने घर को तोड़ के नया बनाना, हर समय आपको वास्तु शांति पूजा करनी ही चाहिए। ओके, फेयर। एंड आई फील कि बहुत ज्यादा कंटेंट भी है वास्तु के साइड और बहुत सारी चीजें हैं। तो समझो एक घर में 4 लोग रह रहे हैं और वास्तु दोष है थोड़ा, तो ऐसे कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस पर्सनल लेवल पे कुछ है कि वो करने के बाद आप आपके वास्तु में सही में अच्छे से रह सकते हो और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ऐसे कुछ तो बेसिक ये मैं लाइफस्टाइल बेसिकली वास्तु नहीं बोलूंगी, इसको एनर्जी बोलूंगी। ओके। कि हम कुछ चीजें ऐसे कर सकते हैं जिससे हम अपनी एनर्जीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि एक तो घर में क्लटर नहीं रखना है, इकट्ठा नहीं करके रखना सामान। सालों साल हम बहुत सारी चीजें ऐसे रखते हैं, टूल्स रखते हैं बहुत सारे। किसी ने कंस्ट्रक्शन कराया था तो वो टाइल को रखे रहेंगे कि कभी वो टाइल टूट गई तो वो टाइल को रिप्लेस करना होगा तो काम आएगी। ऐसा हम लोग बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं घर में। तो क्लटर नहीं इकट्ठा करना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक नेगेटिव एनर्जी का हब बन रहा है। यूज तो कर नहीं रहे हो आप उसको, एक जगह पे रखा हुआ है, उसके चारों तरफ स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो क्लटर नहीं रखना है घर में। अपने घर में जितना वेंटिलेशन रख सकते हो, जितनी लाइट, नेचुरल लाइट, धूप घर में आएगी उतना अच्छा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज घर डैम्प हो जाते हैं, घर की एनर्जीज बहुत खराब हो जाती है। देन रेगुलर वेयर एंड टेयर को आप रिपेयर करो। जैसे कई बार लोगों के घर में कोई टैप लीक हो रहा है, 10 दिन तक आया उसको, ये सब चीजों से क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉस्पेरिटी होती है। बेसिकली इट इज लाइक कि आप कैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो। ठीक है, आप वेल ड्रेस्ड रहना चाहते हो, आपको कुछ भी होता है, आपको चोट लगती है, आप जाते हो बैंडेज करते हो, ध्यान रखते हो ना अपना। लाइकवाइज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाउस, क्योंकि उसी की एनर्जी में आप रह रहे हो। तो सिंपल वेयर एंड टेयर जो भी हो रहा है उसको रिपेयर करते रहो। व्हाइट वॉश कराओ। ऐसा नहीं है कि सीपेज हो गई, वॉल पेंट उतर गया है, फ्लेक्स निकल रहे हैं, पपड़ी निकल रही है, हमने 2 साल से व्हाइट वॉश भी नहीं कराया घर में। ये नहीं करना। बेसिक कराओ भले, लेकिन एक व्हाइट वॉश कराओ। ओके। तो इस तरह से अपने घर की एनर्जीज को मेंटेन करके हम रख सकते हैं। सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, वी हैव अ थिंग दैट इज इन एवरी पॉडकास्ट ऑफ द रियलिटी शो, एंड दैट इज दिस और दैट। यू हैव टू चूज वन, और बहुत फास्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट वन विल बी वास्तु करेक्शन विथ एक्सपेंसिव रेमेडीज और माइनर एडजस्टमेंट्स विथ एग्जिस्टिंग सेटअप। Minor adjustment with existing setup provided it works. So you have to choose one. अरे यार चलो ठीक है, ask again. So traditional वास्तु knowledge और modern scientific approach to energy balance. Modern scientific knowledge to बस दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हो। तो आपने बोला एक चूज करने के लिए, वैसे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। Okay, so work from home in a वास्तु perfect space और office with minor वास्तु दोष। ऑफिस विथ माइनर वास्तु दोष। yes. वहां जाके काम हो जाएगा इसलिए। आप मुझे लगता है नारायण मूर्ति को सपोर्ट करें। सो द फोर्थ इज फॉलोइंग वास्तु स्ट्रिक्टली और ब्लेंडिंग इट विथ एस्थेटिक्स एंड डिजाइन प्रेफरेंसेस। स्ट्रिक्टली। अरे वाह, धंधा तो चलना चाहिए। नॉर्थ फेसिंग मेन डोर और ईस्ट फेसिंग बेडरूम, विच वन वुड यू कॉम्प्रोमाइज ऑन? North facing main door? Compromise on east facing bedroom. I will go with a north facing door. Okay. Then luxury home with vastu issues or a simple home with
positive and perfect vastu alignment? Simple home with positive vastu alignment. Client satisfaction or sticking strictly to vastu principles? Sticking strictly to vastu principle. Okay. So you're taking that flag ahead, right? Yes. Then smart homes with technology driven energy balance or traditional homes with vastu alignment? Traditional home with vastu alignment. Following vastu in personal life strictly or being flexible based on circumstances? Being flexible, trying to be strict, but have to be flexible. You have to choose one. So following vastu in personal life strictly or being flexible based on circumstances? Personal life strictly. Okay. For the clients, I have to be flexible sometimes. Okay. Then believing in intuition for space energy or relying on vastu principles? Repeat. So believing in intuition for space energy or relying only on vastu principles? Relying only on vastu principles. Okay, so that's the end for the podcast. Thank you, it was a great show. Thank you so much, Abhishek. बहुत मजा आया और बहुत वास्तु की चीजें हमने बात किया और जो अच्छे अच्छे इंसाइट सबको मिले, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और आई फील कि जो अभी तक यहाँ तक आए एंड तक उन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन किया है। आई होप कि बहुत कुछ टेक अवे हो इससे। होगा, डेफिनेटली होगा मैम। तो the knowledge you have in this industry is massive and you're doing a very great job in it. Thank you so and much. Thank you for being here. Thank you. I loved the fact that you shared so many great insights. Thank you so much. Thank you for having me. Yes. Thank you, Abhishek. Thank you. Thank you.